जन आक्रोश रैली की तिथि का निर्धारण किया गया था। जैसे बलराम ने बताया, जन आक्रोश रैली जो कांग्रेस पार्टी की प्रदेश के कोने कोने में चल रही, लेकिन ये जन आक्रोश रैली नहीं है। ये आज चुनाव के बिगुल बजने के बाद लोकसभा चुनाव की भी और हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन की नींव रखने का काम आज आपने यहां पर आके किया, मैं कहना चाहता हूं। और ये आपकी शक्ति, ये आपकी शक्ति है। मैं नमन करता हूं महम की इस तपोभूमि को, इस वीर भूमि को। मैं आप सबको अपनी तरफ से मैं नमन करता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे गर्व है कि मैं आपका बच्चा हूं, मुझे इस बात का गर्व है। यह हो सकता है कि यह सही बात है, सांगी गांव मेरी जन्मभूमि है, लेकिन ये महम मेरी कर्म भूमि है। इस बात का मुझे गर्व है और मुझे आप पे गर्व है कि ये वो महम है जिसने जब अपनी शक्ति को पहचाना है तो देश की और प्रदेश की राजनीति को मोड़ने का काम किया है, दिशा देने का काम किया। ये महम है। चाहे वो 90 की बात हो, जब आपने देश की राजनीति को दिशा दी, और चाहे वो 91 का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव, जिसमें महम की जब लीड आई थी तो ऐसी लीड आई थी, ऐसी नींव आपने रखी कि आने वाले समय में हरियाणा के अंदर परिवर्तन हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के माध्यम से हरियाणा आगे बढ़ा, आपकी सरकार बनी, आपके स्वाभिमान की जीत हुई। उसकी नींव भी अगर रखी गई थी तो 91, 90 और 91 देश की और प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम आपने किया था। आज मैं कहना चाहता हूं, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहता हूं। और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूं, आपसे भरोसा रखता हूं कि जैसे तब बीबीसी से खबर आती थी, सारे अखबारों में खबर छपती थी कि महम ने दिशा दे दी, ये आज आपकी शक्ति है। 25 मई को वोट पड़ेगी और जब जून में गिनती हो तो ये मैं आपसे उम्मीद और भरोसा रखता हूं कि खबर आएगी। अकेले एक हलके ने, महम ने सबसे ज्यादा साथ देने का काम किया। ये आपने क्या, ये शक्ति है आपके पास। आप इस शक्ति को अगर पहचान गए तो लोकसभा चुनाव में जीत से और हरियाणा में बदलाव से कोई ताकत नहीं रुक पाएगी, अगर आप अपनी शक्ति को पहचानें। आज हरियाणा में बदलाव क्यों जरूरी है? क्योंकि 10 साल की ये सरकार आपने देख ली, बीजेपी की सरकार, खट्टर दुष्यंत सरकार, 10 साल से इस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। जो प्रदेश देश में 2014 से पहले, जब आपकी सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे माना जाता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, खिलाड़ियों के सम्मान, आपसी भाईचारे, आपसी खुशहाली, अमन चैन शांति में, किसान की और गरीब की हितकारी नीतियों में, विकास दर में देश में नंबर 1 पे हरियाणा था। सबसे आगे के राज्यों में हमारी गिनती होती थी। 14 में भाजपा को मौका मिला, आपने सोचा शायद अच्छे दिन ये लाइन, अच्छे दिनों का नारा है, लेकिन आज 10 साल के बाद वही प्रदेश विकास में तो 17वें नंबर पे पहुंच गया, लेकिन देश में बेरोजगारी में आज नंबर 1 बना दिया। हर घर में एक नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगारों की फौज हरियाणा के अंदर। दिल्ली के 3 तरफ बसा हुआ हरियाणा, जो रोजगार में सबसे आगे होना चाहिए था, जो बेरोजगारी में देश में नंबर 1, महंगाई में देश में नंबर 1, कानून व्यवस्था की विफलता में नंबर 1, हर वर्ग पे अत्याचार में देश में नंबर 1, सरकार के अहंकार में देश में नंबर 1। कोई एक प्रदेश का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जहां
सरकार से अपने जायज हकों के लिए हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा हो और हर वर्ग का तिरस्कार सरकार ने किया हो। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। सरपंच, मेंबर, जिला परिषद के सदस्य अपने अधिकारों के लिए आए, उन पे लाठीचार्ज। मनरेगा का मजदूर अपने मानदेय के लिए आए, उस पर लाठीचार्ज। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार करनाल में पहुंचे, उन पे लाठीचार्ज। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी अपनी मांगों के लिए गई, उन पे लाठीचार्ज। किसान 1.25 साल तक किसान आंदोलन में पूरे देश में अगर एक प्रदेश के अंदर बार बार लाठीचार्ज हुआ, बार बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसान पे हर तरह का किसान का अपमान हुआ, 750 शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन सत्ता में बैठी सरकार ने किसी के घर जाकर आंसू पोंछने की बात तो दूर थी, सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहे, लेकिन तिरस्कार के शब्द किए। तो उस प्रदेश का नाम हरियाणा। महिलाओं की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन ये वो प्रदेश में ऐसा भी उदाहरण बनाए इन 10 साल में, जब हमारी बहन बेटियां अपने लिए न्याय मांग रही थी, वो कुछ और नहीं मांग रही थी, कह रही थी कि हमें न्याय मिले। ये वो सरकार है जिस सरकार ने एक सत्ता में बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि आपको न्याय मिलेगा, जायज कार्रवाई होगी, जो कोई दोषी होगा उस पर सजा होगी, आपको न्याय मिलेगा। दिल्ली की सड़कों पे, जंतर मंतर पे हमारी बेटियों को जब घसीटा जा रहा था तो मूक दर्शक बनी हुई थी बीजेपी जेजेपी की सरकार और उनके सारे प्रतिनिधि। महिलाओं का तिरस्कार हुआ तो हरियाणा में, और जब चंडीगढ़ के अंदर विधानसभा में जब बात उठाई गई कि एक संदीप सिंह मंत्री है खेल विभाग के, उन्हीं के महकमे की एक हमारी बेटी जो कोच है, उनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है, दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो जनता कहां जाए? क्या कसूर था उन बेटियों को जिनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, और क्या कसूर था उस बेटी का जिसने, और जब ये आरोप लगा और चंडीगढ़ की विधानसभा में खड़े होकर हुड्डा साहब ने कहा कि उसका इस्तीफा होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा, भाज वो नहीं बोल रहे थे, बीजेपी का घमंड बोल रहा था। उन्होंने कहा संदीप सिंह मंत्री है, मंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा। और आज मैं भी मुहिम में कहना चाहता हूं, बीजेपी का ये घमंड टूटेगा, टूटेगा, टूटेगा। ये घमंड टूटेगा। हर वर्ग का तिरस्कार किया, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, गरीब सारी योजनाएं बंद कर दी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसी गांव में कोई प्लॉट मिला हो गरीब आदमी को, कोई मकान आया हो गरीब आदमी का? कार्ड कट गए, कार्ड बने भी तो राशन आए नहीं। गरीब आदमी के का तिरस्कार, नौजवान का तिरस्कार नारा था। पहचान हरियाणा की बदलने की बात करी इन्होंने। हरियाणा की पहचान थी जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का वो नारा जिसकी गूंज हरियाणा के गांव गांव कोने कोने में सुनाई देती थी। ना तो जय किसान छोड़ा, किसान आंदोलन में इतना बड़ा तिरस्कार कैसे भूल जाए उन 750 एक एक परिवार के पास। परिवार के घर में मैं गया, किसी का बूढ़ा बाप था तो किसी का बेटा था। भालू बैठा है। जब पहला किसान वापस आया बॉर्डर से, बड़ौदा के गांव में 3-3 बेटियां थी। बड़ौदा गांव का एक ऐसा किसान था, 3-3 बेटियां थी, 1 एकड़ 1 किले का जमींदार था। कैसे उनकी कैसे शिक्षा होगी, कैसे उनकी आगे ब्याह शादी होगी। धरने जब वापिस आए, जय जवान जय किसान था, ना तो जय किसान छोड़ा और ना जय जवान छोड़ा। अग्निपथ योजना ले आए, 4 साल में फौज से वापस बिना पेंशन के वापस आ जाओ। और उसके ऊपर तिरस्कार ऐसा कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव का बयान आया कैलाश विजयवर्गीय का, जब हमने कहा कि 4 साल में बिना पेंशन के वापस आ जाएगा तो कहां रोजगार मिलेगा, तो कहा कि बीजेपी के बड़े आलीशान हम दफ्तर खोल रहे हैं, इन दफ्तरों के बाहर चौकीदार का काम करने के लिए काम आएगा।
ये तिरस्कार, ये घमंड तोड़ने का समय आ गया। जय जवान जय किसान नारा बदल दिया, पहचान बदल दी। ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। ऐसा मेरा हरियाणा था। दूसरा नारा था दूध दही का खाना, ऐसा था मेरा हरियाणा। अब नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया। खिलाड़ियों का तिरस्कार, न खेल की तरफ न फौज की तरफ। गांव के स्टेडियम जहां सुबह रेस के लिए, दंड बैठक करने के लिए जहां पर होड़ लगती थी, वो खाली हो गए। वो कोचिंग सेंटर खाली हो गए जहां कोचिंग लेकर फौज में जाता था, सीआरपीएफ बेसे में जाता था। और हरियाणा के अंदर ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, और ना जय संविधान छोड़ा। संविधान भी नहीं छोड़ा। संविधान को कुचलने के लिए कदम बढ़ाए। संवैधानिक अधिकार हर वर्ग के छीनने का काम ये सरकार कर रही है। सरकारी पद समाप्त कर दिए गए। 18 लाख पद केंद्र सरकार के और 2 लाख पद हरियाणा सरकार के समाप्त कर दिए गए। और जो भर्ती हुई उनमें या तो हरियाणा के बाहर के कोई पक्की भर्ती हुई, और उसके बाद बचे कुछ ही जो नौकरी है वो कौशल निगम के माध्यम से कच्ची भर्ती, जैसे अग्निपथ के माध्यम से कच्ची भर्ती। नारा दे दिया। अभी एक बीजेपी के सांसद का बयान आया कर्नाटक से, जो लोकसभा में मेरे साथी रहे हैं और इस बार भी लोकसभा में हैं, आनंद हेगड़े। उनका बयान आया कि 400 पार का नारा इसीलिए दिया हमने कि हम संविधान को, बहुमत मिलते ही संविधान को हम तोड़ने का काम करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप मेरे साथी रहे हो, आपको दोबारा मिलेंगे लोकसभा में, अगर मौका मिलेगा आपको मिलेंगे। ये संविधान हमारे देश के महापुरुषों ने बड़े पुरुषार्थ करके संविधान, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संविधान की रचना हुई। ये वही संविधान है जिसमें बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान, जिसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं। आपको मैं चुनौती देता हूं, पूरी भाजपा को, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। मैं आज आपको चुनौती देना चाहता हूं भाजपा को। ना जय संविधान, ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय संविधान छोड़ा, ना जय नौजवान छोड़ा। इसीलिए राज्यसभा में जब आपने देखा होगा अंतिम दिन, जब अंतिम भाषण, अभी आखिरी 1 महीने पहले जब सदन हुआ, तो प्रधानमंत्री जी और सारी बीजेपी के सामने मैंने एक ही नारा दिया था। मैंने यही कहा था कि भाजपा वालों कान खोल के सुन लो, जय जवान, जय किसान, जय संविधान और जय नौजवान। मैं इस नारे की जीत होगी। तो आज इसकी लड़ाई है, हरियाणा को बचाने की भी लड़ाई है, और भाई संविधान को बचाने की लड़ाई, लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जाता है उसका नजारा आपके बेटे ने पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में अपनी आंखों से देख लिया था। आपने भी उसका नजारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में देख लिया होगा कि लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है। ये लोकतंत्र को भी बचाने की लड़ाई है। तो भाई मैं ये एक बात कहना चाहता हूं, इनके निशाने पे ये सीट है, रोहतक की सीट इनके निशाने पे है। अभी इनके अध्यक्ष आए थे, जो अभी जिनको बदल के इनके मुख्यमंत्री हरियाणा बनने का अवसर मिला है, उन्होंने कहा कि 9 सीटों की जीत हमारी एक तरफ होगी, रोहतक की एक इनका नतीजा एक तरफ हो। अभी झज्जर में उनका एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले आया था। रोहतक निशाने पे है, रोहतक निशाने पे नहीं है, आप लोग निशाने पे हो, मैं निशाने पे हूं। पिछली बार भी मैं निशाने पे था। और वो क्यों? क्योंकि अपनी शक्ति को आप पहचानना, ये जो सीट है इसका नतीजा केवल एक सांसद बताने का नतीजा नहीं होगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, यहां से जो नतीजा आएगा आपके आशीर्वाद से, यहां से जब कांग्रेस जीतेगी, जब आपका मुझे आशीर्वाद मिलेगा, तो वो एक सांसद बनाने का ही काम नहीं करेगा, हरियाणा में आपकी अगली सरकार में वो नतीजा बनाने का काम करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और ये इनको भी पता है, इनको भी पता है, इसीलिए हम निशाने पे हैं। और इनके निशाने पे तो हो सकते हैं, और ये शातिर ताकतें हैं, इनके पास बहुत कुछ है, इनके पास असीम धनबल है। ठीक कह रहे थे अभी दांगी साहब कि
जो ये खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड का, नारा भाजपा का सामने आ गया, संगठित भ्रष्टाचार ऐसा। नारा भाजपा का क्या आया? जो देगा हमें चंदा उसको देंगे हम धंधा, जो देगा चंदा उसको देंगे धंधा, और कोई अगर नहीं दे सका चंदा तो उसको देंगे ईडी का डंडा। ये भाजपा का नारा है। असीम धनबल। पूरे देश प्रदेश में, रोहतक में एक कोई अस्पताल, एक कॉलेज, कोई एक संस्था बनाई नहीं, लेकिन अपने आलीशान दफ्तर बनवा लिए। इतना पैसा है तो उन दफ्तरों के साथ उस पैसे से एक आधा स्कूल कॉलेज भी खोल देते। 10 साल हम इंतजार करते रहे। तो इनके पास आपको निशाने पे लिया जाएगा, मुझे निशाने पे लिया जाएगा, और निशाने में लेकर इनके पास धनबल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास सत्ता बल है, इनके पास दिल्ली में, चंडीगढ़ में सरकारें हैं, इनके पास सरकारी तंत्र बल है, इनके पास षड्यंत्र बल है। मगर इनसे मुकाबला करने के लिए हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, आपके दिया हुआ हौसला है, उसमें कमी मत छोड़ना, उसमें कमी मत छोड़ना। उसमें मैं सभी अपने महम के 36 बिरादरी के परिवार से पूछना चाहता हूं, उस आशीर्वाद में आप कमी तो नहीं छोड़ोगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। मेरा इतना ही कसूर है जो मुझे निशाने पे लेते हैं कि इन्होंने षड्यंत्र करके मुझे हराने का काम जरूर किया होगा, मैं इनके निशाने पे जरूर रहा हूंगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 10 साल सत्ता में भी एक दिन मैंने अपना घर नहीं देखा, और जब मैं विपक्ष में भी रहा तो जहां जरूरत आई, कहीं किसान आंदोलन में जरूरत आई तो कहीं खिलाड़ियों की जरूरत आई, कहीं अपनी बेटियों को जरूरत आई तो कहीं गरीब आदमी को जरूरत आई, मैंने अपना घर विपक्ष में भी नहीं देखा। मेरा इतना ही कसूर है, इसीलिए हम इनके निशाने पे। और आपने देखा होगा अभी 3 दिन पहले दुष्यंत चौटाला का बयान आया हिसार में। ये वही दुष्यंत चौटाला है जिसने पिछली बार बयान दिया था, अब की बार बीजेपी को करो जमुना पार। यही बयान था कि नहीं था? मैं पूछना चाहता हूं। राजनीति में नैतिकता की भी जगह होनी चाहिए, ईमानदारी की भी जगह होनी चाहिए। आज मैं कुछ कहूं और करूं कुछ और तो राजनीति से कैसे लोगों का विश्वास रहेगा? बीजेपी ने नारा दिया था, खट्टर साहब ने नारा दिया था, जिनको बदल दिया बीजेपी ने, अपनी विफलता का ठीकरा फोड़ दिया। केवल चेहरे बदलने से काम नहीं चलेगा। 10 साल तक भाजपा के अहंकार ने जो हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया, लोग बदलेंगे। अब आप क्या बदलोगे भाजपा वालों? आप क्या चेहरे बदलोगे? अब हरियाणा के लोग सरकार बदलेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं। खट्टर साहब ने नारा दिया था पिछली बार, अब की बार बीजेपी जाएगी 75 पार। लेकिन पिछली बार ही लोग इतने दुखी थे भाजपा से कि बीजेपी को 40 पे रोक दिया, उस नारे की हवा निकाल दी। सारे मंत्री हार गए थे पिछली बार, 14 में से 12 मंत्री विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। इस बीच दुष्यंत ने नारा दिया, बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए थे पक्के यार, पक्के यार बन गए थे। और चंडीगढ़ में बना दी थी ऐसी भ्रष्ट सरकार, केवल भ्रष्टाचार, डबल इंजन से प्रदेश को लूटा। 5 साल कोई काम नहीं किया। जनता ने किया हाहाकार हरियाणा का भट्टा बिठाने के बाद, 5 साल के बाद। और आपको याद होगा जो हुआ, मुझे उसकी जानकारी 6 महीने पहले मिली थी। सिरसा की रैली में, आज से 4 महीने पहले लाखों लोग थे सिरसा में। सिरसा की रैली में मैंने ये कहा था, कांग्रेस पार्टी की रैली में लाखों लोगों के बीच में, लाखों लोग उस बात की गवाही देंगे। मैंने कह दिया था, इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो गया है। इनका अगला समझौता है समझौता तोड़ने का। समझौता तोड़ेंगे और लोकसभा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के इशारे पे बीजेपी इनेलो से और जजपा से कैंडिडेट खड़े करवाएगी, ताकि हरियाणा में जो परिवर्तन तय है उसको रोकने के लिए एक चक्रव्यूह रचा जाए। सिरसा के लोगों ने वो बात समझ ली थी और हाथ खड़े करके कहा था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने का हम काम करेंगे। उस चक्रव्यूह को आपने भी देखा, और उसके बाद आपने देखा कि क्या बहाना लेके तोड़ा समझौता। कौन सा बहाना लेके तोड़ा इन्होंने? बहाना लिया
दुष्यंत चौटाला ने 3 दिन पहले कहा कि मुझे बुलाया जेपी नड्डा जी ने, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, और कहा कि हम रोहतक की सीट तुम्हारे लिए छोड़ रहे हैं। यही कहा कि भाई रोहतक, यही कहा कि भाई दुष्यंत रोहतक की सीट आपके लिए छोड़ रहे हैं। और दुष्यंत ने कहा कि फिर हमने, जब ये बात आई तो दुष्यंत चौटाला ने वापस जाके कहा कि भाई हम अगर रोहतक की आप छोड़ते हो तो हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। यही बात है ना, बोला हम गठबंधन छोड़ते हैं। मैं बताना चाहता हूं इनको, ये वो रोहतक है जिसने देश की राजनीति को दिशा देने का, प्रदेश की राजनीति को दिशा देने का काम किया है। बीजेपी रोहतक छोड़ रही है जेजेपी के लिए, और जेजेपी रोहतक के नाम से गठबंधन छोड़ रही है, मगर रोहतक के 36 बिरादरी के अपने लोगों के आशीर्वाद को दीपेंद्र आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं इनसे, आखिरी सांस तक सत्ता आएगी जाएगी, सरकार होगी या विपक्ष होगा, लेकिन आखिरी सांस तक अपने किसी भाई के कुछ काम आ पाऊंगा तो अपनी जान लड़ा दूंगा। ये वो रोहतक है, इसको आप छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई लड़ाई लड़नी है, प्रदेश को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा में दोबारा से विकास के उस दौर को लड़ाई लड़नी है। हरियाणा दोबारा से विकास का पहिया दोबारा घूमे हरियाणा में। जो हमारा एयरपोर्ट छिन गया, वहां एयरपोर्ट बने, जहां रेल कोच फैक्ट्री चली गई वहां रेल कोच फैक्ट्री आए। विकास, जो मेट्रो का आखिरी खंभा बहादुरगढ़ तक रुका हुआ है, वो मेट्रो आगे बढ़कर रोहतक तक पहुंचे। पूरे प्रदेश के कोने कोने में उसी रफ्तार से विकास हो, आपस में प्रेम प्यार खुशहाली भाईचारे के साथ हरियाणा देश में आगे जाए और ये इलाका भी खुशहाल हो। ये लड़ाई हमारी है और इस लड़ाई के लिए परिवर्तन हरियाणा में लाना होगा, और उस परिवर्तन के लिए रोहतक लोकसभा सीट में आपका आशीर्वाद और आपका पूरा साथ। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं, जोश के साथ होश अनुशासन से हमें ये चुनाव लड़ना है। कहीं मैं पहुंचूंगा, सबके पास नहीं पहुंच पाऊंगा, कहीं मैं पहुंचूंगा, कहीं आपको पहुंचना है। किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा तो किसी के आपको जोड़ना है। मिलजुल के सबको साथ मिलकर ये चुनाव लड़ना है। इनके पास शक्तियां हो सकती हैं, मगर इनके पास जो शातिर नकारा शक्तियां हैं, हमारे पास सच्चाई की और अपनी मेहनत की हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसका कोई काट इनके को नाम आज मिल रहा ना इनको मिलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें 2 महीने का इलेक्शन हरियाणा से कितना ये डरे हुए हैं, आप अंदाजा लगाओ। चेहरे भी बदल दिए, सरकार भी बदल दी और चुनाव की तारीख भी बदल दी। हरियाणा का चुनाव कितना आखिर में करा रहे हैं। तो भाई 2 महीने का समय, इन 2 महीनों में मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूं, आपके इस बच्चे को इन 2 महीने